जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज की स्टूडियो में, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं 30 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर, जो कि बना है कल रात तक की सुर्खियों से। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है अक्टूबर 2021 में शौकत मिर्जियोयेव किस देश के राष्ट्रपति चुने गए। तो आपसे कौन हम बात कर रहे हैं अभी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शौकत मिर्जियोयेव। दोस्तों, ये जो शौकत मिर्जियोयेव है, ये कहाँ के नए राष्ट्रपति चुने गए। ये दोस्तों उज्बेकिस्तान के। कहाँ के शौकत मिर्जियोयेव, ये उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए। बात की जाए दोस्तों, ये जो शौकत मिर्जियोयेव है, ये दूसरी बार, कितनी बार याद रखना है आप सभी को। शौकत मिर्जियोयेव ये उज्बेकिस्तान के सेकंड बार यानी दूसरी बार जो है राष्ट्रपति बने हैं। और ये इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का। कितना याद रखना है, शौकत मिर्जियोयेव जो है ये दूसरी बार उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने और इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है। और अगर आपसे पूछा गया कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, तो आपसे कौन सी उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। क्या है उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। याद रखना, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान का सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो कि है नेफ्ताली बेनेट। दोस्तों, ये नेफ्ताली बेनेट आपसे कौन सी मालूम होना चाहिए कि नेफ्ताली बेनेट जो है ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री। क्या है ये कहाँ के नए प्रधानमंत्री, इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट। बात कीजिए इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन है, तो इजराइल के राष्ट्रपति आपसे कौन, इजराइल का राष्ट्रपति जो है ये किसे चुना गया है, ये चुना गया है इसोक हर्जोग। किसे इसोक हर्जोग को चुना गया है। इसोक हर्जोग को चुना गया इजराइल का राष्ट्रपति, और नेफ्ताली बेनेट को चुना गया है इजराइल के प्रधानमंत्री। ठीक है। तो अगला प्रश्न है इब्राहिम रईसी। दोस्तों, ये जो इब्राहिम रईसी है, ये कहाँ के नए राष्ट्रपति हैं, ये दोस्तों ईरान के। कहाँ के इब्राहिम रईसी जो है ये ईरान के नए राष्ट्रपति कौन है, ईरान। इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों, आपसे कौन चाहिए दोस्तों, ईरान का अगर बात कीजिए ईरान की मुद्रा क्या है, तो ईरान की मुद्रा है तोमान। क्या है, ईरान की मुद्रा है तोमान। और इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है फूमियो किशिडो। दोस्तों, ये जो फूमियो किशिडो, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि दोस्तों 1 साल के अंदर जो है जापान के 3 प्रधानमंत्री बदल गए। कितने दोस्तों, 1 साल के अंदर 2021 के अंदर जापान के 3 प्रधानमंत्री दोस्तों बदल गए। और दोस्तों इस बार जो वर्तमान प्रधानमंत्री उनका नाम है फूमियो किशिडा। वर्तमान में जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, कौन वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, फूमियो किशिदा जो है, फूमियो किशिदा, ये वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है नजीब जकाती। दोस्तों, ये जो नजीब जकाती हैं, ये कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो नजीब जकाती जो है ये लेबनान के। कहाँ के नजीब जकाती लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने। और लेबनान की राजधानी क्या है, लेबनान की राजधानी है बेरूत। लेबनान की राजधानी है बेरूत। और इसके नए प्रधानमंत्री कौन है, नजीब जकाती। अगला प्रश्न है अबी अहमद अली। दोस्तों, ये जो अबी अहमद अली है, इन्हें दोस्तों क्या दिया गया, दोस्तों इन्हें दिया गया है 2019 का, कब का, 2019 का जो है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आपसे कौन सी 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार कौन सा, तो 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार। कौन सा, 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है अभी अहमद अली को। और दोस्तों 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार, तो 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया है WFP। किसे, WFP। इन दोस्तों आपसे कौन है, WFP मतलब WFP का फुल फॉर्म है विश्व खाद्य कार्यक्रम। क्या, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP। और इसे दिया गया WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार। और अगर आपको जानना है कि 2021 के शांति जो नोबेल पुरस्कार है किन्हें दिए गए, तो आप मेरे जो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आप सभी को बताया कि 2021 के कौन कौन से नोबेल पुरस्कार किसे दिए गए। नोबेल पुरस्कार का दोस्तों मैंने जो है आप सभी को हर चीज़ पढ़ा दी। अगर आपको देखने तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि 28 अक्टूबर 2021 को भारतीय तटरक्षक पोत सार्थक को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसका निर्माण किसने किया है, तो आपसे कौन सी, अगर आपसे पूछा गया सार्थक, सजग और विग्रह, याद रखना, सार्थक, सजग और विग्रह, ये तीनों की तीनों क्या है दोस्तों, ये तीनों की तीनों जो है तटरक्षक पोत है। क्या है, तटरक्षक पोत है। और दोस्तों ये बात की जाए किनके, दोस्तों ये जो है याद रखना ऑफशोर पेट्रोल वेसल। क्या, OPV यानी ऑफशोर पेट्रोल वेसल, अब तटीय गश्ती जहाज, जो कि दोस्तों निगरानी करते हैं। क्या दोस्तों, ये जो सार्थक है, सार्थक बात की जाए, विग्रह बात की जाए, और दोस्तों ये जो सजग है, ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों इन्हें राष्ट्र को समर्पित किया गया। और ये जो दोस्तों जिन्हें ये जो है दोस्तों ये तीन
दोस्तों ये है दोस्तों ये एक अपतटीय गश्ती जहाज है। क्या है ये? अपतटीय गश्ती जहाज, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। एंड दोस्तों ये जो क्या करते हैं, ये निगरानी करते हैं। बात कीजिए, अगर हम बात कीजिए सार्थक के बारे में, तो आपसे कौन, जो सार्थक जो है ये इसे बनाया है, इसका निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने इसका निर्माण किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, सार्थक का। और इसे दोस्तों गोवा से ही कमीशन किया गया, याद रखना। सार्थक को किससे कमीशन किया गया? बात की सार्थक को कहाँ से कमीशन किया गया है, तो सार्थक जो है दोस्तों इसे गोवा से ही कमीशन किया गया है। ठीक है, सार्थक को गोवा से ही कमीशन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया भी, और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये बहुत बार छपेगा, इसे दोस्तों आप सभी को जो है नोट कर लेना, ये छपेगा ही छपेगा दोस्तों। और भारत के पहले बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? ये दोस्तों ध्रुव। क्या है? INS ध्रुव। INS ध्रुव जो है ये है भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज, INS ध्रुव। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा हिंदुस्तान 2028 क्या है? दोस्तों ये जो हिंदुस्तान 2028 ये क्या दोस्तों? एक नागरिक विमान है। आपके दोस्तों एक नागरिक विमान है हिंदुस्तान 2028 दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है INS विक्रांत। दोस्तों ये जो INS विक्रांत है, आपसे कौन सी हम बात कर रहे हैं INS विक्रांत की, और ये दोस्तों एक विमान वाहक पोत है। INS विक्रांत क्या है? INS विक्रांत है एक विमान वाहक पोत, विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। और आपसे को मालूम चाहिए, तो आपसे को ये मालूम होना चाहिए कि दोस्तों जो विमान वाहक पोत है, इन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विमान वाहक पोत को हम इंग्लिश में बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। क्या दोस्तों? विमान वाहक पोत को हम बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, बोलते हैं विमान वाहक पोत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है INS राजपूत क्या है? दोस्तों INS राजपूत जो है एक विध्वंसक जहाज है। क्या है INS राजपूत? INS राजपूत एक विध्वंसक जहाज है दोस्तों, एक डिस्ट्रॉयर जहाज है। क्या? एक डिस्ट्रॉयर है INS राजपूत। और आप सही को मालूम होना चाहिए कि इसे डिकमीशन कहाँ से किया गया, तो याद रखना ये क्या है? INS राजपूत दोस्तों एक विध्वंसक जगह डिस्ट्रॉयर है। लेकिन दोस्तों बात कीजिए इसे जो है डिकमीशन है दोस्तों, इसे रिटायर कहाँ से किया गया, तो इसे जो है विशाखापट्टनम से। कहाँ से इसे रिटायर किया गया? विशाखापट्टनम से। अगला प्रश्न होगा आपसे को, ये जो है समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि हमने अभी जो है INS विक्रांत की बात की, ये एक विमान वाहक पोत है। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि INS विराट, क्या दोस्तों INS विराट इससे और किस नाम से जाना जाता है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि INS विराट जो है इसे ग्रेट ओल्ड लेडी, क्या INS विराट को कहा जाता है ग्रेट ओल्ड लेडी, जो है ग्रेट ओल्ड लेडी भी कहा जाता है INS विराट। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यानी हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने किसके नेतृत्व में टाइगर श्रॉफ मामले की जांच हेतु विशेषज्ञ, तो यहाँ पर एक मिस्टेक है यहाँ पर दोस्तों, ये जो है प्रश्न है अक्टूबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय में अक्टूबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय में किसके नेतृत्व में जो है टाइगर श्रॉफ मामला नहीं, यहाँ पर है पेगासस मामला। कौन सा? किसके नेतृत्व में पेगासस मामले, कौन सा याद रखना है? पेगासस मामले की जांच हेतु विशेषज्ञ समिति गठित की है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि दोस्तों ये जो जस्टिस RV रविंद्रन है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर पेगासस मामला है क्या। दोस्तों उससे पहले बता दूं कि दोस्तों तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जो है किसी एक आदमी को दोस्तों इसका जो है विशेषज्ञ नहीं बनाया गया। फिर दोस्तों किसी एक आदमी के लिए दोस्तों इसे क्या है कोई भी दोस्तों चीज़ सौंपी नहीं गई, इसे कुल एक समिति को दोस्तों ये जो है एक चीज़ दोस्तों पेगासस मामले की जांच जो है एक समिति को सौंपी गई है। और उस समिति का नाम है जस्टिस RV रविंद्रन समिति। समिति का नाम क्या है? जस्टिस RV रविंद्रन समिति। और इसका जो गठन किसने किया है? इसका गठन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने इसका गठन किया है। और जस्टिस RV रविंद्रन जो समिति है इसके कुल 3 सदस्य हैं। इसके कुल कितने सदस्य हैं? जस्टिस RV रविंद्रन समिति के कुल 3 सदस्य हैं। और आपसे कौन किसकी जांच कर रहे हैं? ये जांच कर रहे हैं दोस्तों एक इजरायली सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों? एक इजरायली सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जो कि
दोस्तों गलती से बनाया गया था एक इजराइल सॉफ्टवेयर, उसका नाम है पेगासस। क्या है उसे, उसका नाम है पेगासस। और ये जो है दोस्तों आपकी जासूसी करके दोस्तों आपका जो डाटा होता है उसे लीक करता है। और दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है पेगासस, इसे हम दोस्तों मालवेयर बोलते हैं। क्या दोस्तों, इससे हम बोलते हैं मालवेयर। और दोस्तों इस जो पेगासस मालवेयर है दोस्तों, इसकी जांच के लिए दोस्तों एक जो है समिति गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके 3 सदस्य हैं और उसका नाम है जस्टिस RV रविंद्रन समिति। ठीक है, तो यही था हमारा आज का तीसरा प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि नरसिम्हन समिति। दोस्तों ये जो नरसिम्हन समिति, याद रखना है, बैंकिंग सुधार संबंध, सबके साथ संबंध है। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में सबसे बड़ी फ्यूल पाइपलाइन पर साइबर अटैक हुआ है? तो आप सभी को मानना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको पहले बोला, ये जो है बहुत पहले का जो है विषय है, और मैंने आपको बताया भी था कि दोस्तों यूएसए की, कहा कि यूएसए की दोस्तों जो सबसे बड़ी पाइपलाइन है, क्या यूएसए की दोस्तों जो सबसे बड़ी पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन पर दोस्तों साइबर अटैक हुआ था। बात कीजिए किस सॉफ्टवेयर का ये काम था, तो ये जो है रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर, किसका, ये दोस्तों रैंसमवेयर जो है इसका ये काम था। और दोस्तों ये क्या था, इसके ऊपर क्या हुआ था, ये जो फ्यूल पाइपलाइन है इस पर साइबर अटैक हुआ था, और रैंसमवेयर जो सॉफ्टवेयर है इसने इस पर अटैक किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों साइबर सिक्योरिटी को दोस्तों लागू करने वाला पहला राज्य कहाँ पर, पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी का लागू करने वाला पहला राज्य यह दोस्तों मध्य प्रदेश। कौन सा है? ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, कस्तूरी रंगन समिति। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है कस्तूरी रंगन समिति। और आप सभी को मालूम है कि दोस्तों कस्तूरी रंगन समिति जो है इसकी सिफारिश पर किसकी जो है, कौन सी जो नीति है, फिर हम बोल सकते हैं किसकी जो स्थापना हुई थी? दोस्तों कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, याद रखना है, पहले जो है दोस्तों हम 1986 की, कब की, 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी इसे हम अपनाते थे। लेकिन दोस्तों कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर जो है दोस्तों 2020 के अंदर, कब, 2020 के अंदर जो है एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। याद रखना किस समिति की सिफारिश पर, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश। उससे पहले हम दोस्तों कब की जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाते थे, उससे पहले याद रखना आप सभी को 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी इसे हम लागू कर, इसे जो है अपनाते थे। अगला प्रश्न है हमारा आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीका संघ ने सभी गतिविधियों के लिए किस देश को निलंबित कर दिया है? दोस्तों अफ्रीकी संघ में आखिर कैसी गतिविधियां हुई, क्या हुई, तभी हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दो कि हम बात करें सूडान देश की। किस देश की हम बात करें? सूडान देश की। और दोस्तों ये जो देश है इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, ये जो सूडान देश है दोस्तों, ये पहली बात कहाँ पर है, ये दोस्तों अफ्रीका के अंदर। कहाँ पर? ये अफ्रीका के अंदर। और दोस्तों ये यहाँ पर जो है तख्ता पलट हुआ है। क्या यहाँ पर जो है तख्ता पलट हुआ है? और दोस्तों ये जो तख्ता पलट है इसे दोस्तों असंवैधानिक घोषित किया है। क्या दोस्तों ये जो तख्ता पलट हुआ था इसे दोस्तों असंवैधानिक घोषित किया है। किसने? तो इसे असंवैधानिक घोषित किया है अफ्रीकी संघ ने। किसने? अफ्रीकी संघ ने जो है इसे असंवैधानिक घोषित किया है। दोस्तों इस जो अफ्रीकी संघ है इसके अंदर दोस्तों कुल 55 देश हैं। और ठीक है दोस्तों, जो अफ्रीकी संघ है इसके अंदर बात करें कुल कितने देश हैं, तो अफ्रीकी संघ के अंदर दोस्तों कुल 55 देश है। कितने? अफ्रीकी संघ के अंदर कुल 55 देश हैं। और दोस्तों इसका बात कीजिए हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दोस्तों आपसे कौन जी, इसका हेडक्वार्टर इथोपिया के अंदर। कहाँ पर? इथोपिया की जो राजधानी, बात कीजिए इथोपिया की राजधानी क्या है, तो आपसे कौन सी, इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा। क्या है? इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा। और दोस्तों ये जो आदिस अबाबा है यहाँ पर दोस्तों अफ्रीकी संघ का क्या है, तो अफ्रीकी संघ का यहाँ पर है हेडक्वार्टर है। क्या दोस्तों? अफ्रीकी संघ का यहाँ पर हेडक्वार्टर है। ऐसा रखना है अफ्रीकी संघ, इसके अंदर कुल कितने 55 देश है। और इसने जो है दोस्तों सूडान पर जो है दोस्तों बैन कर दिया। क्या सूडान के अंदर जितनी भी गतिविधियां हो रही दोस्तों उन्हें बैन कर दिया। साथ ही में जो सूडान जो देश है इसे जो दोस्तों अफ्रीकी संघ ने इसे बैन कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, यूएनओ का नवीनतम सदस्य कौन सा? आप सभी कौन सी, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका नया सदस्य दोस्तों सूडान है। और सूडान की राजधानी क्या है, तो सूडान की राजधानी है जुबा। सूडान की राजधानी जुबा। और सूडान ही जो है यूएनओ का नवीनतम सदस्य है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूएनईपी जो है इसका मुख्यालय स्थित है
नैरोबी के अंदर। कहाँ पर? नैरोबी केन्या के अंदर है UNEP का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, आश्वन बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप सभी को मालूम है कि आश्वन बांध जो है, ये पहली बात नील नदी पर स्थित है। आश्वन बांध किस नदी पर स्थित है? आश्वन बांध तो दोस्तों नील नदी पर स्थित है। लेकिन दोस्तों आपसे कौन से अगर आपसे पूछा है किस देश के अंदर है ये आश्वन बांध, तो दोस्तों आश्वन बांध जो है ये मिस्र के अंदर। कहाँ पर? मिस्र यानी इजिप्ट के अंदर है आश्वन बांध। और नदी कौन सी है? तो नदी है दोस्तों नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये नंबर 5वां प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में 18वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। हम बात करें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की। और दोस्तों ये जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन है, याद रखना आसियान का जो दोस्तों भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। क्या आसियान का जो है भारत ये जो है सदस्य नहीं है। लेकिन दोस्तों आपसे उससे पहले आपको बता, आसियान की जो है आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 के अंदर आसियान की स्थापना हुई थी। और आप सभी को जो आसियान जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आसियान का मुख्यालय है जकार्ता के अंदर। कहाँ पर? आसियान का मुख्यालय जकार्ता के अंदर है। और आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो है इसका 218वां दोस्तों जो शिखर सम्मेलन है, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है ब्रुनेई ने। किस देश ने की है? ऑप्शन नंबर है ब्रुनेई, इसका सही उत्तर है ब्रुनेई ने इसकी अध्यक्षता की है। और बात की जाए ब्रुनेई में कहाँ पर दोस्तों, ब्रुनेई के अंदर जो है ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी बागवान। क्या ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी बागवान। और यहीं पर जो है आसियान भारत शिखर सम्मेलन 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा है कि आसियान जो है दोस्तों ये भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं। लेकिन दोस्तों ये जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन इसका अर्थ क्या है? दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों 1991 के अंदर, कब? 1999 के अंदर दोस्तों भारत ने इंडिया ने एक पॉलिसी अपनाई थी। और उस पॉलिसी का नाम है लुक ईस्ट पॉलिसी। कौन सी? उस पॉलिसी का नाम है लुक ईस्ट पॉलिसी। और दोस्तों उस पॉलिसी जो है उसके बाद में दोस्तों जो वो पॉलिसी भारत ने अपनाई दोस्तों तब, और 1992 के अंदर, कब? 1992 के अंदर दोस्तों भारत के जो आसियान के संबंध, भारत और आसियान के जो संबंध है ये स्टार्ट हो गए। और दोस्तों कुल दोस्तों 30 वर्ष बाद यानी दोस्तों 2022 के अंदर, कब? 2022 के अंदर जो है 18वां जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ होगा? आसियान भारत शिखर सम्मेलन इसका आयोजन होगा ब्रुनेई के अंदर। ठीक है, तो होप आप सभी को ये जो है मैंने आपको अभी बताया आसियान भारत शिखर सम्मेलन के बारे में। और कैसे जो है भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई और 1992 के अंदर क्या हुआ था मैंने आप सभी को बता दिया। अगर आप सभी को जो है हमारा 5वां प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है G20 की 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों G20 की जो है 2021 की अध्यक्षता कोई भी हो, आपातकालीन अध्यक्षता हो या फिर कोई भी अध्यक्षता हो, उसकी जो है अध्यक्षता सिर्फ और सिर्फ इटली करेगा। कौन? इसकी अध्यक्षता सिर्फ और सिर्फ इटली करेगा। अगला प्रश्न है कि अगर आपसे पूछा गया 2022 की कौन करेगा? तो दोस्तों 2022 की G20 की अध्यक्षता G20 की 2022 की अध्यक्षता करेगा इंडोनेशिया 2022 की। बात की 2023 की G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोस्तों 2023 की G20 की अध्यक्षता करेगा भारत। कौन? दोस्तों भारत जो है 2023 की G20 की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न है G7 की 2021 की अध्यक्षता कौन से देश ने की है? तो 2021 की G7 की अध्यक्षता किसने की है? यूके ने। किसने? यूके ने। यूके में कहाँ पर? तो कॉर्नवॉल के अंदर यूके में जो है G7 की 2021 की अध्यक्षता आयोजन किया गया था। और बात की जाए इसका जो है इस बार का दोस्तों जो G7 इसकी थीम क्या थी? तो दोस्तों इसकी थीम थी बिल्ड बैक बेटर। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी बिल्ड बैक बेटर। अगला प्रश्न है ब्रिक्स की 2021 की अध्यक्षता कौन से देश ने की? दोस्तों ब्रिक्स जो दोस्तों ये जो संगठन है इसकी 2021 की अध्यक्षता किस देश ने किया? तो इसकी अध्यक्षता की है इंडिया ने। किसने? इंडिया ने जो है ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है COP 26 का आयोजन कौन सा देश करेगा? हुआ नहीं दोस्तों, COP 26 आयोजन करेगा कौन सा देश? तो वो करेगा दोस्तों ग्लासगो। कौन सा? ग्लासगो स्कॉटलैंड। कौन सा? ग्लासगो स्कॉटलैंड जो है ये अध्यक्षता करेगा COP 26 की। ठीक है, अगला प्रश्न है
यानी हमारा 6th क्वेश्चन है, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है। दोस्तों आप सभी को होना चाहिए दोस्तों, फेसबुक जो है, आप भी दोस्तों फेसबुक को जो है एक सोशल मीडिया साइट ही मानते होगे। दोस्तों मैं भी फेसबुक को एक सोशल मीडिया साइट ही मानता हूँ, लेकिन दोस्तों फेसबुक की जो मालिक है कौन, मार्क जुकरबर्ग। याद रखना है आप सभी को, फेसबुक के मालिक कौन है, मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग जो है ये फेसबुक के वर्तमान में जो है CEO हैं। और दोस्तों ये जो मार्क जुकरबर्ग है, इनका कहना है कि दोस्तों फेसबुक जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया साइट नहीं है दोस्तों, और इसीलिए जो इन्होंने फेसबुक का नाम ही बदल दिया। क्या दोस्तों, इन्होंने जो है फेसबुक का नाम बदल दिया, और इसका नाम क्या रखा है, तो इसका नाम रखा है मेटा। क्या रखना है, तो इसका जो है या इस आप जो है दोस्तों ऐसा जो है आप ऐसा अनुमान मत लगाना कि दोस्तों फेसबुक के जो CEO मार्क जुकरबर्ग है दोस्तों उनके नाम से, मार्क नाम से जो है इन्होंने इसका नाम बदला है। दोस्तों इसका नाम जो इन्होंने क्या किया, इसका नाम किया इन्होंने मेटा। ऑप्शन नंबर C मेटा इसका सही उत्तर है। मार्क जुकरबर्ग ने इसका नाम मेटा किया है। और दोस्तों इनका कहना है कि दोस्तों मार्क जुकरबर्ग जो है कहना चाहिए दोस्तों फेसबुक जो है इसे जो है दोस्तों लोग जो है कम्युनिकेशन दोस्तों संचार के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों इसका। और दोस्तों हम जो है जो मार्क जुकरबर्ग इनका कहना है दोस्तों, ये जो फेसबुक है ये दोस्तों संचार के लिए दोस्तों, कम्युनिकेशन के लिए दोस्तों, इसका जो एक अलग सा एक वर्ल्ड है फेसबुक का। लेकिन दोस्तों लोग जो है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया साइट के तौर पर यूज़ करते हैं दोस्तों, इसीलिए जो है मार्क जुकरबर्ग जो है इन्होंने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, मेटा इसका नाम कर दिया है। लेकिन दोस्तों हमारे जो मोबाइल है इसके अंदर अब भी दोस्तों इसका नाम फेसबुक ही दिखा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे कि हाल ही में कांडला पोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों कांडला पोर्ट जो है, पहली बात ये कहाँ पर है, दोस्तों कांडला पोर्ट जो है ये है गुजरात के अंदर। तो याद रखना इसका नया नाम कर दिया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। इसका जो कांडला पोर्ट है दोस्तों इसका नया नाम क्या कर दिया गया, इसका नया नाम कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, और कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। अगला प्रश्न, हाल ही में व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या कर दिया है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि व्हीलर द्वीप जो पहली बात ये कहाँ पर है, व्हीलर द्वीप है उड़ीसा के अंदर, और इसका नया नाम क्या कर दिया गया, इसका नया नाम कर दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। क्या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, व्हीलर द्वीप का नया नाम ओडिशा के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान ने अपनी नई मुद्रा का क्या नाम रखा है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, ईरान ने जो है इसके नई मुद्रा का नया नाम क्या रखा है, तोमान। क्या ईरान ने अपनी नई मुद्रा का नाम तोमान रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कजाकिस्तान की नई राजधानी किसे बनाया गया है। दोस्तों आप सभी कौन से, कजाकिस्तान जो है इसकी नई राजधानी कौन सी है, तो कजाकिस्तान की नई राजधानी नूर सुल्तान। क्या नूर सुल्तान, याद रखना नूर सुल्तान जो है ये जो है कजाकिस्तान की नई राजधानी है। और उज्बेकिस्तान की क्या थी, तो उज्बेकिस्तान की थी ताशकंद। क्या दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या थी, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, और कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है, नूर सुल्तान जो है कजाकिस्तान की नई राजधानी है। तो होप आप सभी को जो है हमारा 6th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे 7वें प्रश्न की तरफ, जो कि है हाल ही में आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना, ये जो योजना है इसे पहली बात किस राज्य ने इसे लॉन्च किया तमिलनाडु ने। किसने आपके घर शिक्षा जो योजना है कौन सी, हाल ही में आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना जो है इसे लॉन्च किया है किसने, इसे लॉन्च किया तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया। बात कीजिए तमिलनाडु के वर्तमान में नए CM कौन है, तो तमिलनाडु के वर्तमान में CM है स्टालिन। कौन, स्टालिन जो है, याद रखना स्टालिन जो है ये तमिलनाडु के वर्तमान में नई CM है। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों ये जो है ये जो योजना है इसके अंदर दोस्तों ये जो है तो सिंपल दोस्तों आप ये समझ लो दोस्तों, आपके तरह शिक्षा दोस्तों इसका संबंध किससे, शिक्षा प्रदान करने दोस्तों इसका संबंध है किसका, तमिलनाडु राज्य से इसका संबंध है। और शिक्षा से जो है शिक्षा क्षेत्र में है ये योजना। और बात की जाए इसके स्टालिन, और इसकी जो है CM है स्टालिन। और दोस्तों ये जो स्टालिन है, बात की जाए किस जो है पार्टी के हैं ये स्टालिन, तो ये जो दोस्तों द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी, कौन सी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से है स्टालिन, जो कि हाल ही में तमिलनाडु के नए CM है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया। दोस्तों ये जो वृद्धेश्वर मंदिर है
इसका निर्माण किसने करा है? तो इसका निर्माण आप सभी को मालूम होना चाहिए, चोल वंश ने। किसने? चोल वंश ने जो है इसका निर्माण कराया है। और दोस्तों ये जो वृद्धेश्वर मंदिर दोस्तों, इसे जो है ग्रेट चोला टेम्पल भी कहते हैं। क्या दोस्तों? ये जो वृद्धेश्वर मंदिर है इसे ग्रेट चोला टेम्पल भी कहते हैं। चोल वंश ने इसे जो है इसका निर्माण करवाया था। और बात की जाए किस राज्य में, तो यह तमिलनाडु के अंदर। अगला प्रश्न है, हाल ही में डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा की गई? डुगोंग क्या है दोस्तों? मैंने आपको पढ़ाया भी था। डुगोंग का अर्थ क्या होता है? तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था दोस्तों। डुगोंग का अर्थ है समुद्री गाय। क्या दोस्तों? डुगोंग क्या होता है? डुगोंग होता है समुद्री गाय। और इसके संरक्षण के लिए जो है इसके संरक्षण के लिए केंद्र कहाँ खोला गया? तो इसके संरक्षण के लिए केंद्र खोलने की घोषणा कहाँ की गई है? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर इसके लिए केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के तट पर कौन सी मानसूनी हवाएं से बरसात होती है? तो दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं। कौन सी? याद रखना है, उत्तरी पूर्वी मानसून हवाएं जो है इससे दोस्तों तमिलनाडु के जो तट पर है, तट जो है दोस्तों इन पर बरसात होती है। किस मानसून से? किस मानसून की हवाओं से? तो उत्तर पूर्वी मानसून की हवाओं से। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है? मेरे को बता दिया, स्टालिन। और दोस्तों द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से इनका संबंध है। अनुच्छेद 21A को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो जो अनुच्छेद 21A है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, इस अनुच्छेद 21 जो है दोस्तों, ये जो अनुच्छेद एक्ट 21 जो एक्ट है, 21A जो एक्ट है, इसका संबंध किससे? इसका संबंध दोस्तों राइट टू एजुकेशन से इसका संबंध है। किससे? इसका संबंध राइट टू एजुकेशन से। बात की जाए किस संविधान संशोधन से इसे जो है जोड़ा गया दोस्तों, इसे जो है 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? याद रखना आप सभी को, 86वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कब का है? ये है 2002 का जो संविधान संशोधन 2002 का कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना कितना, 86वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, और ये था 2002 के अंदर था ये। और याद रखना है ये जो अनुच्छेद 21A है इसके अंदर है राइट टू एजुकेशन। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर राइट टू एजुकेशन। तो हो आप सभी को हमारा 7वां प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं और आज के 8वें प्रश्न की तरफ, जो कि है 27 अक्टूबर 2021 को नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो हम बात कर रहे हैं नेबजिड बैंक। कौन सी? नेबजिड बैंक। यानी याद रखना इसका क्या है शॉर्ट फॉर्म? इसकी शॉर्ट फॉर्म है नबजिद बैंक, इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी शॉर्ट फॉर्म में बात की जिसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। क्या? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। और इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया के.वी. कामत। किसे? के.वी. कामत को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों ये जो बैंक है, कौन सी? नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। दोस्तों ये जो बैंक है इसका दोस्तों वित्तीय पूंजी क्या है? दोस्तों इसकी पूंजी आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों ये जो बैंक है, बात कीजिए इसकी पूंजी क्या है दोस्तों? इसकी पूंजी है, इसकी वित्तीय पूंजी कौन सी है? इसकी वित्तीय पूंजी दोस्तों 20,000 करोड़ की। कितनी? 20,000 करोड़ की दोस्तों इसकी वित्तीय पूंजी है। और उसके बाद कीजिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये जो नबजिद बैंक, इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर। और यार आप सभी को मालूम है दोस्तों ये फंड किसे देती है? दोस्तों ये फंड, ये जो डेवलपमेंट, ये जो दोस्तों ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है नबजिद, ये जो दोस्तों विकास योजनाएं, कौन सी? जो दोस्तों सरकारी विकास योजनाएं हैं इनके लिए, या फिर दोस्तों कोई भी दोस्तों विकास के दोस्तों प्रोजेक्ट होता है, फिर दोस्तों ब्रिज बनाना है, फिर दोस्तों कुछ भी होता है, उसके लिए दोस्तों फंड कौन देता है? उसके लिए फंड देता है नबजिद बैंक। इसकी पूंजी कितनी है? इसकी पूंजी 20,000 करोड़ की इसकी पूंजी है। और इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया के.बी. कामत। याद रखना आप सभी को, के.बी. कामत को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, के.बी. कामत। तो ये था हमारा 8वां प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है अजय माथुर। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया भी है, ये महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों ये जो अजय माथुर है ये कौन है? अजय माथुर जो है दोस्तों ISA के अध्यक्ष है। कौन है? ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष अजय माथुर। बात कीजिए अगर आपसे पूछा गया ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दोस्तों हमारे गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर?
गुरुग्राम हरियाणा जो कि भारत में है, गुरुग्राम के अंदर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। अगला प्रश्न है अजय माथुर इसके अध्यक्ष है वर्तमान में। गिरीश चंद्र मुर्मू, दोस्तों ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू ये भारत के CAG है, क्या कम पेट्रोलर। देखो CAG का फुल फॉर्म क्या है, CAG का फुल फॉर्म है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या CAG का फुल फॉर्म है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है ये इसका फुल फॉर्म है CAG का। और ये कौन है भारत के, तो CAG कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है यशवर्धन सिन्हा, तो ये जो यशवर्धन सिन्हा है ये भारत के CIC है। क्या है CIC यानी, तो याद रखना है CIC यानी यशवर्धन सिन्हा जो दोस्तों ये भारत के CIC है, यानी दोस्तों सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। यानी दोस्तों CIC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष यशवर्धन सिन्हा। बात कीजिए सुरेश पटेल कौन है, तो सुरेश पटेल भारत के CVC के अध्यक्ष है। कौन है, CVC के अध्यक्ष है, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष है। कौन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो मैंने आपको बता दिया सुरेश पटेल। कौन, सुरेश पटेल इसके अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा गया सुशील चंद्रा कौन है, तो सुशील चंद्रा जो है ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। याद रखना सुशील चंद्रा कौन है, सुशील चंद्रा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। याद रखना चुनाव आयुक्त नहीं है, मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, यानी हमारा 9वां प्रश्न है 29 अक्टूबर 2021 को किसने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। याद रखना प्रश्न है 29 अक्टूबर 2021 को किसने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन के राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया। तो दोस्तों आप सभी को मालूम भी होना चाहिए कि दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो है टीकाकरण का नाम याद कार्यक्रम का नाम याद रखना है, तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम इसका कार्यक्रम का नाम है। बात की जाए वैक्सीन कौन सी, तो वैक्सीन का नाम है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। हो आप सभी यहाँ पे पढ़ पा रहे हो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इस वैक्सीन का नाम है। और दोस्तों ये जो वैक्सीन है ये दोस्तों बात की जाए किस रोग की वैक्सीन है, दोस्तों ये है न्यूमोनिया की। किसकी, न्यूमोनिया की वैक्सीन है। और दोस्तों बात की जाए न्यूमोनिया जो है, न्यूमोनिया होने पर जो है शरीर के किस अंग को जो न्यूमोनिया जो है ये प्रभावित करता है, तो ये दोस्तों ये जो न्यूमोनिया है दोस्तों ये शरीर में लंग्स पर, किस पर, लंग्स पर प्रभावित करता है न्यूमोनिया। और दोस्तों इसी की वैक्सीन है। और दोस्तों ये दोस्तों स्वदेशी वैक्सीन है। और दोस्तों इससे जो है इसका नाम क्या है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। इसका नाम है न्यूमोनिया की वैक्सीन है, लंग्स पर ये न्यूमोनिया प्रभावित करता है। और दोस्तों इसे जो है ये जो दोस्तों न्यूमोनिया न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन दोस्तों इसे जो है आखिर जो दोस्तों सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है इसके तहत जो है ये इस वैक्सीन को जो है दोस्तों राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया गया। और दोस्तों इसका किसके द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया, तो याद रखना आप सभी को मनसुख मंडाविया, जिसके दोस्तों इसके मन में सुख हो, मनसुख मंडाविया दोस्तों इनके द्वारा जो है इसे स्टार्ट किया गया। इसके कौन सा सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान। और दोस्तों इसके अंदर अब कौन सी वैक्सीन ऐड कर दी गई है, इसके अंदर ऐड कर दी गई है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। किसकी वैक्सीन, न्यूमोनिया की वैक्सीन। मनसुख मंडाविया जो कि दोस्तों भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इनके द्वारा जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया। तो याद रखना मनसुख मंडाविया। और अगला प्रश्न हम देखेंगे कि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप। वापस दोस्तों मनसुख मंडाविया जो है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हाल ही में किसने भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन गार्डसील 9 लॉन्च किया। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों ये जो गार्डसील 9 है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। दोस्तों ये जो गार्डसील 9 है, क्या है, गार्डसील 9 जो है इसे लॉन्च किसने किया है, उससे पहले आपको तो ये किस तरह की वैक्सीन है, सर दोस्तों ये किसकी वैक्सीन है, दोस्तों ये ज़्यादा रखना आप सभी को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन है। किसकी है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की ये वैक्सीन है, नाम है गार्डसील 9। और इसे जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसे लॉन्च किया गया MSD के द्वारा। किसके द्वारा, MSD, आप महेंद्र सिंह धोनी में समझ लें, MSD इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। महेंद्र सिंह धोनी नहीं है दोस्तों, MSD इंडिया कुछ और एक संस्थान है दोस्तों, इसी से संबंधित एक फार्मेसी से संबंधित एक संस्थान है, MSD इंडिया इसका नाम है। और गार्डसील 9 वैक्सीन का नाम है। और वायरस कौन सा है, तो वायरस है
ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। और हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही मॉस्किवरिक्स वैक्सीन किस रोग की पहली वैक्सीन है? दोस्तों ये जो मॉस्किवरिक्स वैक्सीन है, ये किस रोग की पहली वैक्सीन है? ये है दोस्तों मलेरिया। किसकी? मॉस्किवरिक्स वैक्सीन जो है ये मलेरिया की पहली वैक्सीन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? इसकी शुरुआत की गई है वाराणसी से। कहाँ से? इसकी शुरुआत की गई है वाराणसी, उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई। किस योजना की? तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में कौन सा जिला 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो ये जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब किस को दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको पढ़ के बताया था। हाल ही में कौन सा जिला 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो यह है दोस्तों कन्नौर। कौन सा? कन्नौर। कहाँ पर है कन्नौर? कन्नौर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर। और दोस्तों ये जो कन्नौर है दोस्तों, ये दोस्तों भारत का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला जिला बन चुका है कन्नौर। और दोस्तों यही था 9 प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 10वें प्रश्न की तरफ। और होप आप सभी को 9 प्रश्न समझ में आ गया होगा। और हमारा 10वां प्रश्न है, 28 अक्टूबर 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? याद रखना दोस्तों कि आरबीआई के, किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के दोस्तों जो है 25वें जो है गवर्नर जो है किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया दोस्तों 25वां गवर्नर जो है शक्तिकांत दास को। किसे? शक्तिकांत दास को आरबीआई के जो है 25वें गवर्नर नियुक्त किया गया। और दोस्तों पहले इनका कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो दोस्तों शक्तिकांत दास का पहला कार्यकाल था 3 वर्षों का। और दोस्तों फिर से जो है अब दोस्तों इन्हें जो है फिर से जो है अध्यक्ष बनाया गया है। इन्हें दोस्तों फिर से जो है गवर्नर बनाया गया आरबीआई का। और दोस्तों इनका इस बार कार्यकाल कितना है? तो इनका दोस्तों इस बार भी कार्यकाल कितना है? इनका इस बार भी 3 वर्षों का कार्यकाल है। और ये जो है दोस्तों 2024 तक, कब तक? 2024 तक यही जो है दोस्तों आरबीआई के गवर्नर रहेंगे। 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास इनका नाम है। 3 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और दोस्तों अगर आप सभी को बड़ी शक्ति वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।